एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र पैदा होता था और शूद्र ही रहकर मर जाता था। 6 ये बस्तियां अन्यत्र क्यों लुप्त हो गई? ये बात सत्य है कि आयरलैंड के फ्यूडीहर वेल्ज के अल्यूट मित्र आदमी थे। ये भी बात ठीक है कि वे पृथक बस्तियों में रहते थे। साथ ही यह भी सत्य है कि उन छिन्न भिन्न हुए लोगों की बस्तियां लुप्त हो गई और वे स्थिर रूप से बसी हुई जातियों के हिस्से बन गए और उन्हीं में घुल मिल गए। यह जरा अनोखी चीज़ है। अब तक जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार उन लोगों को गांव के बाहर इसीलिए बसाया गया था क्योंकि वे मिन्न दल के और भिन्न रक्त के थे। तब कैसे ऐसा हुआ कि बाद में उन्हें जनजाति द्वारा समाविष्ट कर लिया गया? ऐसा भारत में क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न उठने स्वाभाविक है और वे उत्तर चाहते हैं। ये प्रश्न ठोस रूप से विकास की उस पद्धति से जुड़ा है जिससे गुजरकर प्रारंभिक समाज ने वर्तमान रूप धारण किया। जैसा पहले भी कहा गया है, यह विकास 2 दिशाओं में हुआ है। एक तो प्रारंभिक समाज का घुमंतु अवस्था को प्राप्त होना, दूसरे प्रारंभिक समाज की दलीय अवस्था से क्षेत्रगत अवस्था को प्राप्त होना। जो प्रश्न अभी हमें हैरान किए हुए हैं वह विकास की दूसरी धारा से संबंधित है, क्योंकि रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता का एकता का बंधन बन जाना ही वह कारण है जिससे छिन्न भिन्न लोगों की पृथक बस्तियां नष्ट हो गईं। प्रारंभिक समाज ने रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता को एकता का बंधन क्यों स्वीकार कर लिया? यह एक प्रश्न है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर विद्यमान नहीं है। परिवर्तन का मूल कारण अज्ञात है। हाँ, ये स्पष्ट है कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। एक खास अवस्था पर पहुंचने पर प्रारंभिक समाज में एक नियम बना जिसके अनुसार दल बाह्य आदमी दल का संबंधी बनकर दल में घुल मिल सकता था। इस नियम को श्रेष्ठ बनने का नियम कहते थे। ये तरीका यही था कि यदि अछूत कौन और कैसे पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक कोई दल बाह्य आदमी दल से सटा हुआ रहे अथवा दल में विवाह कर ले वह उनका संबंधी हो सकता है। श्री सिबोम ने वेल्ज की ग्राम पद्धति में एक दल बाह्य व्यक्ति के दल का सदस्य बन जाने के जो नियम थे इन्हें इस प्रकार दिया है। 1. दक्षिण वेल्ज की अनुश्रुति के अनुसार सिमरू वेल्ज में रहना पराये को अंत में सिमरू बना देता है, लेकिन तभी जब वह कम से कम 9 पीढ़ियों रहे। 2. साइमरे के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर विवाह होते रहने से चौथी पीढ़ी में एक पराये का वंशज सिमरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में मूल पराये का परपोता जिसका रक्त 8 हिस्सों में से कम 7 हिस्सा सिमरू हो चुका है, दल के अधिकारों का अधिकारी हो जाता है। क्या भारत में भी इसी प्रकार नहीं लेना चाहिए था? ऐसा हुआ होगा, वास्तव में इसे होना चाहिए था, क्योंकि आयरलैंड और वेल्ज के समान एक नियम भारत में था। मनु ने इसका उल्लेख किया है। 10वें अध्याय के 64 से 67 तक श्लोकों में मनु का कथन है कि यदि एक शूद्र 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मण जाति में विवाह करे तो वह ब्राह्मण बन सकता है। चातुर्वर्ण्य का सामान्य नियम था कि एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र पैदा होता था और शूद्र ही रहकर मर जाता था, वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। लेकिन ये प्राचीन नियम इतना जोरदार था कि मनु को इसे शूद्रों पर लागू करना पड़ा। ये स्पष्ट है कि यदि यह नियम भारत में चालू रहता तो भारत के छिन्न भिन्न आदमी गांव की बस्तियों में घुल मिल जाते और उनकी पृथक बस्तियां न रहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यही है कि अछूतपन के विचार का पलड़ा भारी हो गया और इसने संबंधी तथा असंबंधी दलों और दल बाहर के भेद अर्थात छूत और अछूत के भेद को एक दूसरे रूप में स्थायी बना दिया। यह एक नई चीज आ गई जिसने आयरलैंड और वेल्ज का सागोल मेल भारत में नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गांव में एक पृथक बस्ती होना भारतीय गांव का एक आवश्यक अंग हो गया।